हौसले की तरकस में वो कोशिश की तीर जिंदा रखो। हौसले की तरकस में वो कोशिश की तीर जिंदा रखो। हार जाओ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिए दोस्तों, इसी प्यारी सी बातों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमको पढ़ना है बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है। और यह आपका 34 यानी कि 34वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको टोटल क्लास प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले पूरा क्लास देखेंगे, वीडियो नंबर 1 से 34 तक आ जाएगा, ठीक है। अब ख़त्म ही होने वाली है, लास्ट टॉपिक है, देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है, ठीक। अब APJ अब्दुल कलाम साहब का कथन है, ठीक है, कि हम लोगों के पास समान प्रतिभा तो नहीं है, हम लोगों के पास समान प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर ज़रूर है हमारे पास। बात समझे? तो इसलिए अवसर सबके पास समान है, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। बात समझ में आता है? दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जितना हम सोच सकते हैं उतना कर सकते हैं, और उतना सोच सकते हैं जितना कि आज तक नहीं सोचा। तो सोच लीजिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप एक पावरफुल पर्सन है, कुछ भी असंभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, इस प्यारी सी बातों के साथ पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इस द्विघात, वो रैखिक समीकरण पढ़े थे, लेकिन वो किस में था? 2 चर में था। यहाँ हमको पढ़ना है बहुपद के बारे में। बात समझ में आ रहा है? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो बहुपद के बारे में हम पहले सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं इसका पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, सिंगल वेरिएबल हैविंग नो नेगेटिव इंटीजर पावर, हैविंग नो नेगेटिव इंटीजर पावर। यानी कि बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल होता है और दूसरा पावर निगेटिव नहीं होता है। किसका? जो वेरिएबल होता है जिसका मान बदलता है बार बार, जो आपको बताए थे। लेकिन बहुपद हम उसको कहेंगे जो सिंगल वेरिएबल से बना है, यानी कि x का हो तो x का एक्सप्रेशन हो, y का हो तो y का होगा, z का है तो z का होगा, दूगों से मिला करके नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्न में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं, और आपको वहाँ से सिर्फ बताना है कि वह बहुपद है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें से सिर्फ आपको अभी इतना करना है, ये बताना है कि निम्न में से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। सिर्फ इतना बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से कौन बहुपद है कौन नहीं। पहला बात देखिए, क्या यह है बहुपद? तो बहुपद के लिए क्या बोले कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए
और कोई भी पावर उसका निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए वेरिएबल का। ये 3 कंडीशन आप लोग लिखना है तो लिख लेंगे। पहला बात, जो वेरिएबल है यानी कि जो चर मान है उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा बात कि जो चर मान है, ठीक है, वो कभी भी क्या होना चाहिए, उसका पावर फ्रैक्शन में यानी कि बटा में 1/2, 3/4 इस तरह से नहीं होना चाहिए। तीसरा बात कि जो डबल वेरिएबल जैसे x + y का दिया तो उसमें 2 गो चर मान आ गया, तो 2 गो चर मान वाला कभी बहुपद नहीं होगा। 1, 2, 3 कंडीशन याद रखिए, ठीक है। नहीं लिखे है, उस डिफिनीशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ √x लिख दिया यानी कि यह वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर जो है वह रूट में है, यानी कि 1 या रूट में लिखा हुआ है यानी कि x के पावर 1/2 और फ्रैक्शन में जब पावर हो गया इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये देख लीजिए, यहाँ अभी क्या बोल रहे हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर पावर, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये x के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने पर चिन्ह बदलता है, इसके कारण यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। यहाँ x का पावर 1/2 फ्रैक्शन में हो गया, यहाँ इसका पावर x के पावर -2 निगेटिव हो गया, इसके कारण नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, ये अब यहाँ तो 2 वेरिएबल हो गया इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद सिंगल वेरिएबल के लिए मान्य होता है। सिंगल वेरिएबल केवल अगर y रहता तो हो जाता, केवल x रहेगा, केवल z रहेगा तो वह बहुपद होगा। बात समझ में आया। सिंगल वेरिएबल कोई होना चाहिए, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल कभी भी वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए, यह भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है, बेसिक से एकदम उठाएं, डबल वेरिएबल है। यह है बहुपद 2x + 7, तो यहाँ तो है, यहाँ पे कुछ कोई ऐसा कंडीशन नहीं, सिंगल वेरिएबल है और ये है आपका। बात समझ में आया। 2x + 7 कितना इसका घात है, तो जी इसका पावर जो है घात वह 1 है, यानी कि यह रैखिक होगा। अभी इसका टाइप पढ़ेंगे, 1 घातीय, 2 घातीय और मेन इसमें जो पढ़ना है हमको 2 घातीय पढ़ना है और 3 घातीय पढ़ना है। तो 2 घातीय, तृतीय घातीय और चतुर्थ घात, ठीक है। तो वो बात है। उसके बाद 2y² - 5y + 7, ये देख लीजिए, तो कोई कंडीशन है उस तीनों में से, फ्रैक्शन में नहीं है, माइनस में नहीं है, डबल वेरिएबल नहीं है, यानी कि यह बहुपद है। कितना इसका पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही घात होता है। घात पर डिग्री पर आधारित क्वेश्चन आपको भी पढ़ना है, यानी कि इसका पावर 2 है, यहाँ 1 है, जो ज़्यादा होता है वही घात होता है, यानी कि इसका पावर 2 है, यानी कि यह 2 घातीय बहुपद हो गया। बात समझ में आया। अगला देखिए, यहाँ पे जो भी सिंगल वेरिएबल है तो जी सिंगल तो है, u है, सिंगल वेरिएबल है। दूसरा कंडीशन, कोई पावर निगेटिव तो नहीं है, पावर निगेटिव नहीं है। इसका वेरिएबल का कोई पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है। ये कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो, हमको ये वेरिएबल जो दिख रहा है x y z ABCD जिसका मान बदलता है, वो तीनों बात इस पर लागू करना है। बात समझ में आया। कौन कौन? पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, डबल वेरिएबल नहीं होना चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यानी कि यह भी है और इसका घात जरा बताएंगे, 3, 2, 1, यहाँ नहीं कुछ हुआ, 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो घात हो गया, यानी कि पावर, इसका पावर होगा 3, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, यानी कि पावर 3 होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। पावर 4 होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए, इसमें सिंगल वेरिएबल है तो टी सिंगल ही वेरिएबल है। कोई पावर माइनस में तो नहीं है, कोई पावर माइनस में नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो है यह बहुपद। वेरिएबल का देखना है, ये √3 नहीं समझ लीजिएगा, ये तो है फ्रैक्शन में, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म से हमको मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है, 2/7 बटा में है, लेकिन यह फ्रैक्शन में है, लेकिन यह क्या है? संख्या है। हमको ये नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल जो है वो। तो यानी कि, और इसका पावर कितना होगा? इसका पावर होगा 4, यानी कि यह चतुर्थ घातीय बहुपद है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा 4 है। यहाँ देखिए, क्या यह बहुपद है? जी, आँख मूंद के कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर x का पावर 1/2 हो गया, और वेरिएबल बोले हैं उसका पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या यह है? तो जी यह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे एक सही ऊपर जाएगा, मान चिन्ह बदल जाएगा, इस तरह का बहुपद नहीं होता। यहाँ यह होगा? नहीं, यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी ऊपर जाएगा, इस सब का मान माइनस में हो जाएगा। यानी कि 3 कंडीशन हुआ बहुपद पहचानने के लिए। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसके बाद डबल वेरिएबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड सब मिला कर के है तो वह बहुपद है, नहीं, सिंगल वेरिएबल वाले बहुपद होता है। जिस वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल का क्या होना चाहिए? पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन से आपको हम पहचानने का सिर्फ अभी बताएं कि किस तरह से बहुपद पहचानते हैं। बात समझ में आया? इसको आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगला, हमको यहाँ से अभी तक पहचानना सीखे हम लोग बहुपद। बहुपद होता क्या है, बहुपद कैसे पहचानते हैं। अब आपको बहुपद के प्रकार देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है, लिखा हुआ मिल जाता है। क्योंकि जितना देर में लिखेंगे उतना देर जो है सो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपको लिखा हुआ डायरेक्ट मिल रहा है। उतना दूर बीच में वीडियो आपको क्रॉप कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से बहुपद के प्रकार में क्या है कि रैखिक बहुपद, छोटा करने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम सामने में भी लिख सकते हैं आराम से, लेकिन छोटा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण करते हैं, पढ़ना बहुत ज़्यादा है इसमें। रैखिक बहुपद द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, जितना घात होगा उतना उसका हल निकलेगा। पहला बात, जितना घात होगा उतना हल निकलेगा। घात कैसे निकलता है? तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का घात होता है, सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का पावर होता है, वही। पहला रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। घात कितना होगा? 1 होगा, हल कै गो होगा उसका? 1 होगा। जैसे x - 7, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का x के पावर 1 है, यहाँ पे √2x, x के पावर कितना? 1 है, y है 1 है, y है 1 है, यानी कि यह सब आपको एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है रैखिक बहुपद का। दूसरा द्विघातीय, क्वाड्रेटिक, घात 2 होगा तो हल भी क्या होगा? जितना पावर होगा घात उसका जितना होगा हल उतना होगा उसका। x² + 7x + 9, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 है, घात 1 है, यहाँ 0 है, नहीं कुछ होता है तो देख लीजिए x के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 9 लिखा हुआ है, यानी कि 9x के पावर 0, यहाँ नहीं है कुछ साथ में तो 0 है। कहीं कहीं यूज पड़ जाता है बनाने का, हालांकि उसको लिखने का हमको जरूरी नहीं है। तो ये द्विघातीय का आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सबका घात 2 है, जरूरी नहीं है कि 3 गो टर्म होना चाहिए। x² + 5, इसका घात कितना होगा? 2। बात समझे? यानी कि इसका घात कितना है? तो 2, इसका घात कितना है? 2, जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही उसका। तो ये हो गया द्विघातीय, यानी कि द्विघातीय क्या होगा? घात 2 गो होगा और हल भी क्या गो होगा? 2 गो होगा। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, घात क्या गो होगा? 3 गो, हल उसका भी क्या गो होगा? 3 गो होगा। जितना घात होगा उतना उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगला है, यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है कुछ त्रिघातीय का, 3-4 गो एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। x³ प्लस, यहाँ देख लीजिए सबका घात है कितना? 3, 1 2 3 4 गो एग्जाम्पल लिखा हुआ। चतुर्थ घातीय, घात कै गो होगा उसका? 4, हल कै गो होता है? 4, जितना घात होगा उतना उसका हल होगा। और घात कितना कैसे निकलता है? तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उस बहुपद का घात होता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2-3 इसका। चतुर्थ घातीय का देखिए यहाँ पावर कितना है? 4, पावर कितना है? 4, t के पावर 4, 3 2 1। बात समझ में आ रहा है? तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है उसका बहुपद। तो ये था बहुपद के प्रकार। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है वो आप समझिए, बहुपद के प्रकार। इसके बाद हमको मेन पढ़ना है इसमें द्विघातीय और त्रिघातीय का, ठीक है। सारा मूल कैसे निकलता है, उसका फैक्टर कैसे निकलता है, गुणनखंड कैसे टूटता है, फैक्टर का मतलब, ठीक है। शेषफल पर में इसमें पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना इसमें बहुत है,
इसलिए आप लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम पहचानना बताएं, उसके बाद इसका प्रकार बताएं, इसके बाद अब सीरियल से आते हैं हम इस पर, इसके बारे में हमको अभी पढ़ना है। ये तो आपको आ ही रहा है सोल्व करना, और ये बहुत ही बेसिक बात है। 3y प्लस 9 बराबर कर दिए 0, तो y का मान कितना होगा, तो y बराबर एक घातीय है। एगो हल होता है, एगो हल आप लोग बार बार निकालना सीखते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं उसमें आराम से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 3y प्लस 9 बराबर 0, इसका क्या आएगा, हल निकालिए। तो 3y बराबर क्या हो जाता है, -9, उधर चल जाएगा, y बराबर -9/3, यानी कि 3 - 3। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक। लेकिन हमको इसको छोड़ के हम डायरेक्ट आएंगे द्विघातीय पे, चूँकि ये आपको आ रहा है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल जो है लिखा हुआ है टाइप का, बहुपद के प्रकार का, बोर्ड पर से हट गए, आप लोग पॉज कीजिए और लिखिए, हम तब तक अगला टॉपिक लिख रहे हैं। चलिए लिख लिए होइएगा। अब जो हमको देखना है वो देखिए, यहाँ से काम की बात, अभी तक बेसिक पढ़ रहे थे। अब जो मेन हमको इसमें अभी पढ़ना है वो हो गया आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्या क्या बातें, कौन सी बातें क्वाड्रेटिक में याद रखनी है। क्वाड्रेटिक का मतलब सबसे पहले बता दिए आपको क्या, कि इसका पावर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। हल कितना होगा, सॉल्यूशन इसका कै गो निकलेगा, तो 2 गो निकलेगा, ठीक। तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। उसके बाद इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, जनरल फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² का गुणांक a, x का गुणांक और ये c। अब यह ज़रूरी नहीं है कि ऑल टर्म इसमें अवेलेबल हो। बात समझ में आया। सिंपल सी बात से आराम से समझने की प्रयास। 3x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0। बाबू रे बताओ यहाँ, तो a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 9, ठीक। ये रहा पहला। अगर लिखे हम 3x 5x² माइनस x, ठीक है, प्लस 9 बराबर 0, ज़रा बताएंगे यहाँ a बराबर 5, b बराबर, देखो यहाँ चिन्ह के साथ लिखना है -1, c बराबर 9, ठीक है। तीसरा नंबर, अगर मान लो कि इतना हम लिख दिए 3x² प्लस 9, ठीक है, -9 बराबर 0, ज़रा बताइए यहाँ पे a बराबर, b बराबर और c बराबर। a बराबर x² का गुणांक 3, b बराबर x का गुणांक होता है, ये नहीं है इसमें, ये नहीं है, तो b क्या होगा, 0 होगा। ये c है, c का मान है -9। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, झट से b का मान 9 लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये रहना चाहिए, ठीक है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ये रहना चाहिए, यानी कि इसका कंडीशन है 0 वेयर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a धोखा से भी 0 के बराबर हो जाता है तो ये टर्म 0, तब यह द्विघात नहीं रह करके या तो सिंगल हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बेसिक सी बात एक इतना कर ले सकते हैं, क्वेश्चन एक, कि यदि k - 1 इंटू x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, बराबर 0 एक द्विघातीय है, तो k का कौन सा मान संभव नहीं है, k कौन सा मान नहीं हो सकता, k का कौन सा मान संभव नहीं है। ठीक, कि क्या नहीं हो सकता है, ज़रा बताइए। अब देखिए यहाँ
ये द्विघातीय होने के लिए कंडीशन है कि इसका जो है ए जो है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि k-1 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, यानी कि k बराबर नहीं होगा 1 के, कभी भी k 1 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं तो यह द्विघातीय नहीं रह जाएगा। आप ही जान लीजिए 1 - 1 0, ये तो ख़त्म कर देगा, इसलिए यह द्विघातीय नहीं रह, यानी कि यदि द्विघातीय यह है, इसके लिए कंडीशन होगा कि k बराबर 1 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखिए कि जनरल फॉर्म होता है द्विघात का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो यहाँ से सिर्फ हम ए बी सी पहचानना सीखें, ठीक है। जो उसमें हम ए बी सी क्या क्या ज़रूरी पड़ते जाएगा, लिखते जाइए आप लोग, प्यार से पढ़ाते जा रहे हैं। चलिए अब जो इसमें हमको देखना है वो ज़रा देखिए। अब इसमें निकालना पड़ेगा हमको क्वेश्चन बनाने में जो काम आ रहा है। पहले इस वीडियो में बेसिक सा हो जाए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में द्विघात समीकरण क्या होता है। आपको क्वेश्चन से भेंट कराएंगे, ठीक है, नहीं भेंट कराएंगे वैसा बात नहीं है, पहले कंसेप्ट तो समझ लीजिए पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन से तो पता लग ही जाएगा, जितना हवा में उड़ रहा है अभी पता चल जाएगा, सबका हवा निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहे होगा कि बहुपद आइए रहा है, पता नहीं क्या क्या ही कर रहा है। भाई मजबूरी है कि हमको चूँकि सारा लेकर के चल रहे हैं, बेसिक सा सारा पढ़ाना, ठीक है, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं, चूँकि आगे क्वेश्चन रुलाने वाले आने वाला है। बात समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी भी गारंटी है। सीखना पड़ेगा, सिखाएंगे, हम बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत कराने वाले हैं। बात समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका अलग अलग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन अलग, ये वो अलग, सब अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें हमको निकालना पड़ेगा क्या, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, DISC, डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विवेचक। ये डी बराबर क्या होता है सर जी, बी स्क्वायर माइनस 4AC। इस डी के मान पर ही मूलों की प्रकृति निर्भर करती है, ठीक है। डी निकलता कैसे है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, माइनस 4 बराबर 0, सिर्फ इतना पूछिए डी बराबर निकाल के बताइए। तो जी डी बराबर बी के स्क्वायर, तब बी कितना है 7 है, ए कितना है, ए बराबर है 3, बी कितना है 7, सी कितना है -4, डी बराबर निकालना है तो बी स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान -4, यानी कि 7 के स्क्वायर 49, 4 तिहाई 12 और चौक 48, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 9 17, 4 4 8 1 9, डी का मान होगा 97, ठीक है। ये क्वेश्चन और इधर ज़रा देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, यहाँ डी का मान आप ज़रा निकाल के बताएंगे। तो जी डी का मान अभी निकालेंगे, चाहिए आपको डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। बताइए ज़रा यहाँ बी कितना है, बी इसमें नहीं है, बी वाला बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, जो इसमें है ये नहीं है, द्विघात तो है चूँकि पावर 2 है, यानी कि ए का मान है, इसमें अगर निकालने जाए तो ए का मान हो गया 1, बी का मान होगा 0 और सी का मान होगा -4, तो वही मान आप पुट करेंगे। तो बी है तो 0 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 जोड़ सी का मान कितना -4, यानी कि -4 चौका कितना हो गया +16, ठीक है। तो ये बात हो गया सिर्फ डी निकालना। अब जो है इसके मूलों की प्रकृति वह डिपेंड करती है, कैगो मूल होगा, हल कैगो निकलेगा 2 गो। अब इसी डी के मान पर निर्भर करता है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। बात समझ में आपको भली भांति आना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ डी निकालना बताए। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ और रूट्स, मूलों की प्रकृति, ठीक है। आराम से चल रहे हैं, बिना हड़बड़ी से
आज सिर्फ कंसेप्ट, क्वेश्चन का धमाका कल। अब हम देखने जा रहे हैं मूलों की प्रकृति। आराम आराम से समझा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा, बात समझ में। मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, बात समझ में आया। मूलों की प्रकृति, पहला नंबर बात याद रखने वाली सब बात है। पहला नंबर बात, जो डी निकाले हैं, डी का मान धोखा से भी यदि 0 से छोटा हो गया, डी का मान यदि 0 से छोटा हो गया तो मूल नहीं निकलेगा, यानी कि उसका रूट कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और ये हमको नहीं पढ़ना होता है, यानी कि हमको निकालना उसी का है जो रियल है, यानी कि वास्तविक है। यानी कि डी का मान यदि 0 से छोटा हो गया तो क्या होता है, मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। और इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसको नहीं निकालना है। नहीं निकलेगा भी, निकालना भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इमेजिनरी का हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। यहाँ हमको किसके बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो ये एक स्पेसिफिक हो गया आपको कि डी का मान यदि 0 से छोटा हो गया तो मूल नहीं, इसका काल्पनिक हो जाएगा, और काल्पनिक के बारे में हमको नहीं पढ़ना। दूसरा बात, यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, क्या वास्तविक होगा, मूल। तो मूल वास्तविक होगा, यानी कि निकलेगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक होगा, और असमान होगा, यानी कि दोनों अलग अलग होगा। इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा कुछ याद करके, उसमें के ए बी सी कुछ डाल करके कि इसके मूल असमान है, तब फलना का मान ज्ञात करे या चिन्हला का मान ज्ञात करे। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ में आया। तीसरा नंबर बात कि यदि डी 0 के बराबर हो गया तो मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक होगा, और 0 के बराबर है इसलिए दोनों के दोनों बराबर होगा, यानी कि समान आएगा, समान होगा, इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, बात समझ में आ रहा है। चौथा नंबर बात, ठीक है, इसमें कि यदि डी बराबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, पूर्ण वर्ग, यानी कि 16, 25, 34 इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो मूल जो है वह रेशनल होगा, यानी कि परिमेय होगा। ठीक है, इफ डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स विल बी रेशनल, यानी कि उसका मूल परिमेय होगा। ठीक है, पांचवा नंबर बात जो याद रखने वाली बात कि यदि मूल अपरिमेय हो, यदि मूल अपरिमेय हो, ठीक है, यदि मूल अपरिमेय है, तो अपरिमेय है तो यह भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यदि मूल अपरिमेय है और एक मूल दे दिया रहेगा, एक मूल अगर a प्लस रूट बी, बात समझ में आया, एक मूल अगर a प्लस रूट बी, तो दूसरा आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तो दूसरा a माइनस रूट बी होगा। इस बात को राइट माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन में हिलाएगा।
ठीक है, आई काट रहे। यानी कि कहने का ये मेरा मकसद हुआ कि कहेगा आपको कि यदि एक मूल ये है, कोई द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल अगर 2 + √3 है अल्फा बराबर, तो आपको खुद बीटा बराबर लिख लेना होगा। दूसरा मूल 2 - √3 खुद से लिख देना है। एगो माइनस में दे तो प्लस में, या प्लस में दे तो माइनस में, ये काम आपको खुद से कर देना है। ठीक है, यदि एक मूल इतना तो दूसरा ये होगा। ये हो गया एग्जाम्पल के बात पर। ये इस 5 बात के आधार पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? छापेंगे प्यार से, जितना प्यार से लिख रहे हैं उतना प्यार से छापेंगे नेट से, और उसके बाद हम इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप लोग। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट इतना हैविंग इक्वल रूट्स। ठीक है, के का वह मान ज्ञात करें जिससे क्या होता है कि इसका मूल जो है इक्वल, रूट जो है इक्वल है। ओके, जस्ट सी, अभी पढ़े हैं कि डी जब मूल इक्वल है तो डी बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, डी का मान कैसे निकलता है? तो b² - 4ac। तो निकालिए, b² - 4ac बराबर 0 होगा। यानी कि b का मान है 4 k² -4, a का मान k - 1 गुने c का मान -5। ओके, इक्वल टू 0। 4k² 16 माइनस 4 पंचे प्लस में 20 से गुना कराइए तो 20k। बात समझ में आ रहा है? 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? और किसी को अगर दिक्कत है तो ये समझ में आया ना कि माइनस माइनस ये प्लस हम ही कर रहे हैं। बात समझ में आया? अब इससे हमको गुना कराना है कितना? तो ये अब ये 5 चौका माइनस प्लस 20 से गुना हो रहा है। ठीक है, प्लस 20 से इसमें -20 बराबर 0। यानी कि 20k 16 में से 20 घटाए बराबर -4, यानी कि 20k बराबर 4, k बराबर 4/20, 4/20 यानी कि 1/5। यानी कि इस k का वैल्यू इस तरह से क्वेश्चन आपको बेसिक पूछा जाता है कि यदि मूल बराबर है तो d बराबर 0। यदि कहता है मूल बड़ा है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो अनइक्वल होने के लिए d 0 से बड़ा होगा तब वहाँ निकालते तो ये जो होता है मान तो वही निकलता है, 1+1/5 से बड़ा हो जाता। इतनी सी बात समझे? अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स, मूलों में संबंध। आप लोग पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। देखिए, अब जो आगे हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स यानी कि मूलों में संबंध। जनरल फॉर्म क्या था? x² + bx + c = 0। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन रूट्स x² + bx + c बराबर, इसके क्या गो मूल होगा? 2 मूल होगा, 2 गो रूट होगा। एक होगा अल्फ़ा, एगो कहते हैं बीटा। अल्फ़ा बराबर क्या होता है जी? -b, ठीक, प्लस √d/2a। √d यानी कि d का मान निकालना पड़ेगा। बीटा बराबर -b, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस था, एगो मान प्लस में तो एगो मान माइनस में, -√d/2a। यह डायरेक्ट हो गया अल्फ़ा और बीटा का मान। डी का मान निकालना पड़ेगा यदि गुणनखंड नहीं टूटता है फैक्टर, और उसके बाद तब यहाँ डालना पड़ेगा। यूज इसका कहाँ पड़ेगा वो हम देखेंगे बारी बारी से। दूसरा बात, इसके बीच जो संबंध है, पहला बात अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। कैसे होता है? इस दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा। सारा का प्रूफ है, ये अल्फ़ा कहाँ से आया, बीटा कहाँ से आया, लेकिन ये प्रूफ करके आपको 5 नंबर नहीं चाहिए, 5 पेज नहीं भरना, पढ़ना आपको 1 नंबर के लिए। इसलिए मान लीजिए कि ऐसा होता है और ऐसा रट जाना है। ठीक है,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, बी ए आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और तीसरा बात आपको इसमें याद रखना है कि यदि अल्फ़ा और बीटा दो मूल दिया गया हो, दो मूल दिया गया हो तो समीकरण बराबर पूछ देगा सीधा मूल दे करके, समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कुछ भी हो, यानी कि क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स जोड़ मूलों का गुणनफल। इस सारा का प्रूफ है, लेकिन ये बात आपको जहन में अभी बैठा लेना है, चूँकि पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन हमको यहाँ से करना है। बात समझ में आ रहा है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स रिलेशन इसी से बनाया गया है। अगर किसी को देखने की इच्छा हो तो चलिए यहाँ हम थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, लेकिन पूरा नहीं प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब बोलो इस सब में हम ए से भाग दे दे, ए से भाग दे दिए, ए से भाग दे दिए, ए से भाग दे दिए, यहाँ ई से ख़त्म, क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इस b बाई ए को हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए, कोई कष्ट नहीं होगा, इंटू एक्स प्लस सी बाई ए माइनस, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, अब माइनस बी बाई ए किसका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, इसलिए लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। सी बाई ए किसका है, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये मूलों का संबंध इस तरह से निकलता है, मतलब कि और भी इसका पूरा प्रूफ है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। ये है दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा, ये दोनों को गुना कर लीजिए आएगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। हमको ज़रूरी है कि इस 3 पॉइंट को याद रखना, उतना ज़रूरी है, और कोई बड़का बात है नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। ज़रा प्यार से इसको छापेंगे, उसके बाद हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चनों की दुनिया में, किसके, तो इस पर आधारित क्वेश्चन की दुनिया में। अभी इस पर इसका एलसीएम, इसका फैक्टर थ्योरम, इसका रिमाइंडर थ्योरम, तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन तो ऐसा है कि वेट कराते हैं अभी। चलिए कुछ बेसिक्स आईजीजी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जल्दी में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। उसके बाद हम धांसू सवाल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले फैक्टराइजेशन पढ़ लेंगे और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे उसके बाद। तो अल्फ़ा और बीटा समीकरण के मूल है, तो यहाँ से इसका मान निकालना है। ज़रा मान निकालिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होगा, लघुत्तम ले लिए, अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो बीटा प्लस अल्फ़ा। बोलिए जरूरी पड़ा कि नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का, आप ज़रा यहाँ से बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़े, माइनस बी बटाए, तो माइनस इस फार्मूला वाला b का मान है -2, तो -2 बट ए का मान 1 है, तो यानी कि इसका हो गया 2। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c बटाए, तो 3 बटे नहीं कुछ है, यानी कि 3। सीधा मान निकाल दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा 3, 2/3 आपका आंसर हो गया। ये बच्चा वाला सवाल है, चच्चा से भेंट नहीं करना है, जल्दी से छापिए। हम अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतना के मूल है तो इतना निकालना, अल्फ़ा बटे बीटा जोड़ बीटा बटे अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा खत्म, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म जोड़ बीटा स्क्वायर। क्या प्रॉपर अल्फ़ा बीटा अलग अलग उतना मान निकाल के इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 डिबिया तेल जल गया, नहीं जलाना है। इसको हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रिलेशन पर हमको तोड़ना है। तो आप भली भांति जानते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2a भी होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या क्या जरूरी पड़ेगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए, डाल दीजिए और बना लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए, तो जी -b बटाए, तो -7/2, यानी कि ये हो गया
7/2। बात समझ में आया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान C/A, तब 12 C का मान और 2 है A का मान, तब 12/2 यानी कि 6। मान डाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 7/2 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा 6/6 यानी कि 49/4 माइनस 12/6 यानी कि 49, तो 12 चौक 48, 49 में से 48, 1/4/6 यानी कि यह भाग देने के बाद जो आएगा 1/24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आप अल्फ़ा निकालें -b प्लस √d/2 है, उसके लिए पहले d निकालना पड़ेगा और फिर बीटा का मान -b माइनस √d/2 है, तब डालिए जोड़िए, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेंदी ने बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस रिलेशन के आधार पर हमको बनाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारा सा। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन और है आपके सामने। ये कि समीकरण x² प्लस k - 1 इंटू x प्लस 1 के एक मूल 2 प्लस √3 है, तो k का मान ज्ञात करें। बात समझ में आया। k का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी वैसी तरह से एक मूल दिया हुआ है, k का मान निकाल। कौन सा रिलेशन लगाना इस k का मान निकालने के लिए संभव होगा। पहला बात, आप पहली बात ही जानते हैं, पहले पढ़े हैं कि अगर ए मूल जो है अपरिमेय हो तो एक मूल अगर प्लस में है तो दूसरा मूल माइनस में होगा। इसके लिए हम जाने कि यदि अल्फ़ा बराबर एक मूल दे दिया 2 प्लस √3 दिया हुआ है, तो बीटा बराबर हम खुद से लिखेंगे 2 माइनस √3। कौन सा रिलेशन लगाए, k किस में है, b में है, तो b के साथ रिलेशन क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो 2 प्लस √3 और जोड़ 2 माइनस √3 बराबर -b/a। तो माइनस b का मान कितना है जी, k - 1 है, k - 1 अब बटे a का मान कितना है, a का मान है 1। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए ख़त्म, यानी कि 4 बराबर -k प्लस 1। यहाँ से अब k का मान निकालना है, 4 उन्हें भेजा दीजिए, k इधर ले आइए, उधर चला जाएगा -3, k का आंसर हो जाएगा। अगला है इस तरह से, उसी तरह से फिर अगर अल्फ़ा बराबर एक मूल दिया हुआ है 3 माइनस 2√2, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2। कौन सा रिलेशन लगाए, अल्फ़ा प्लस बीटा कि अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या लगाए, k कहाँ है, यहाँ है इस टर्म में, यानी कि ये वाला टर्म क्या है आपका c है, इसलिए हमको यहाँ रिलेशन लगाना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। कहाँ कौन सा मान निकालना है उसके अनुसार से हमको रिलेशन लगाना है। जल्दी से देखेंगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इसको गुना करेंगे तो 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2 बराबर c/a, तो k - 1/a। a का मान कितना है तो 2। इसको जरा सोल्व करेंगे तो a प्लस b a माइनस b, तो 9 माइनस इसका स्क्वायर 8 इधर हो जाएगा 1 बराबर k - 1/2 गुना हो जाएगा, तो 2 बराबर k - 1 इधर आ जाएगा, इसलिए यहाँ से आ जाएगा k बराबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझे। कहाँ किसके अनुसार जरूरी है उसको हमको लिखना है। आप लोग पॉज करेंगे और जल्दी से लिखेंगे। कौन सा रिलेशन लगाना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ कहता है वह अगला क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें। फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट इज 3 and 4। वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल जो है 3 और 4 है। आप जानते हैं समीकरण निकालने का, यहाँ 3 और 4 यानी कि अल्फ़ा बराबर 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर 4 दिया हुआ है। इक्वेशन का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3 गुने 4 यानी कि x² माइनस 3 प्लस 4 7x प्लस 12। ये हो गया आपका एक इक्वेशन जो कि आपको पूछ रहा था। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, तो कोशिश किए कि एक वीडियो में लगभग आपका सारा बेसिक कंसेप्ट द्विघात समीकरण का हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है, इसका फैक्टर पढ़ना है, इसका गुणनखंड पढ़ना है, गुणनखंड फैक्टर अलग अलग बोले, इसका फैक्टर पढ़ना है और इसमें रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय कैसे होता है वो पढ़ना है। बहुत ही जोर सुहाना मौसम है, इस सुहानी मौसम में तो कुछ और मन करता है नहीं। मौसम बाहर बारिश पूरा लगा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, अकेला मैं वीडियो बना रहा हूँ, बारिश आने वाली है।
बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आराम से इस तरह से पढ़ते रहिए। लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ चुके हैं, कुछ बचा नहीं हुआ है। बचा हुआ है तो सिर्फ क्वेश्चन कराना बचा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, जो कि डिपेंड करता है आप लोगों के मूड पर। क्या करना है वो आप लोग आगे बताएंगे। लेकिन ये आपका द्विघात समीकरण में अब सिर्फ बचा क्या, इसका फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन कराना। ठीक है, एक वीडियो में कोशिश करेंगे उसको समेट देने का। लाइन पूरी तरह कट चुका है, इसलिए अलविदा बाय बाय बोले कि पूरा घनघोर बारिश होने वाली है, एकदम अंदर से आने वाली है और लाइन कट गया, अंधेरा में आप पता चल गया होगा। ठीक है, इसलिए अलविदा, टाटा, सी यू। अंधेरा में बाय बाय, हाथ हिला रहे हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ो हटाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।